हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम कवर कर रहे हैं NCERT। सबसे पहले हम देख रहे हैं भूगोल को। हमने कवर कर लिया है क्लास 6 को, क्लास 7 को, क्लास 8 को। क्लास 9th पर हम काम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 कवर हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 कवर हो चुका है। इसकी प्लेलिस्ट भी अपडेट की जा चुकी है, तो आप जाके उसे देखिए अगर आपने नहीं देखा है। अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चैप्टर नंबर 3 आज हम कवर करने जा रहे हैं। बात करनी है अपवाह के बारे में। अपवाह के बारे में एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। अपवाह की बात बेसिकली होती है नदी तंत्र से ना, कि नदियों का प्रवाह क्षेत्र जो है वो ही अपवाह क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ नदियों की ही बात होगी मुख्य रूप से। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अपवाह से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज, जैसे हम बात करेंगे द्रोणी किसे कहते हैं, अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं, जल विभाजक क्या होते हैं, ठीक है। साथ साथ जानेंगे भारत में अपवाह तंत्र के बारे में, जिसमें दो मुख्य रूपों में विभाजित किया गया, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो उनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। एक एक करके हिमालय की नदियों के बारे में समझ लेंगे, फिर हम इसे मैप के माध्यम से भी देखेंगे। फिर हम चलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र पर, जो कि हिमालय की प्रमुख नदियां हैं, मतलब हिमालय की प्रमुख कह सकते हैं कि हिमालय की नदियां हैं, है ना, हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। और फिर बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, जिसमें हम अलग अलग नदी देखेंगे। जैसे नर्मदा की बात करेंगे, हम तापी की बात करेंगे, गोदावरी की बात करेंगे, महानदी की बात करेंगे, कृष्णा कावेरी की बात करेंगे। फिर देखेंगे झीलों के बारे में। तो झील, जो प्रमुख झीलें हैं उनकी बात करेंगे थोड़ा बहुत, उससे रिलेटेड जो भी टर्म है उनकी बात करेंगे। और साथ साथ हम बात करेंगे थोड़ी से एक अर्थव्यवस्था में नदियों के महत्व के बारे में। फिर देखेंगे नदी के प्रदूषण के बारे में कि नदी प्रदूषण क्या है, कैसे हो रहा है और हम कैसे इसे सुधार सकते हैं। तो ये पूरा इस चैप्टर का क्विज रहने वाला है। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं शुरू करता हूँ इस चैप्टर को। इस चैप्टर में बात करने वाले हैं हम अपवाह तंत्र के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अपवाह तंत्र की बात करेंगे, तो अपवाह मतलब मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं एक क्षेत्र में नदी के जितने भी तंत्र हों उनके बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हम भारत के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे भारत के भौतिक मानचित्र के संदर्भ में बात करनी है हमें। अब हम देखते हैं आमतौर पे कि बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं होती हैं, तो वो इकट्ठा होके एक मुख्य नदी निर्माण करती हैं। और ये मुख्य नदी होती है आमतौर पे, आप देखेंगे किसी बड़े जलाशय में, किसी बड़ी जगह पे जाके, किसी झील में या किसी समुद्र में, या समुद्र के बाद वो महासागर में जाके एक समय विलीन हो जाती है, ठीक है। तो जितने क्षेत्र में एक नदी तंत्र वाला, जिस क्षेत्र में उनका जल प्रवाहित होता है उसी को कहते हैं अपवाह द्रोणी। मतलब अपवाह द्रोणी वो क्षेत्र है जहाँ सारे जितने जो एक नदी तंत्र का जो भी क्षेत्र हो, उसका जितना भी जल, मतलब उसकी सहायक नदियों से भी मिला के कह सकते हैं कि उन जितने भी जल उस क्षेत्र में दिखाई पड़े या उस क्षेत्र में प्रवाहित हो, एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहा जाता है। अपवाह द्रोणी का सामान्य संदर्भ आप ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक नदी है गंगा, और उसका क्षेत्र ये है कि इतने में वो जल प्रवाहित हो रहा है और यहाँ अलग अलग नदियाँ भी आके मिल रही हैं, तो इसको कहेंगे हम अपवाह द्रोणी, ठीक है। इसे आप मानचित्र में अभी देखेंगे। आमतौर पे हम देखेंगे तो द्रोणी को जो अलग करता है वो दो प्रमुख चीज़ें हैं, या तो कोई पर्वत या कोई ऊंची भूमि, ठीक है। तो जैसा मान लीजिए कोई नदी है, तो नदी के बीच में अगर कोई पर्वत आ गया, मान लीजिए ये एक पर्वत है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि उसे दो धाराओं में बांट देता है। ऐसा भी होता है कि कई बार जैसे कोई ऊंची भूमि आ गई तो वो भी इसे बांट देती है, और इसी उच्च भूमि को हम कहते हैं जल विभाजक। मतलब वो जो दो पार्ट्स में बांट दे। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी की बात करें तो वो है अमेजन नदी की, ठीक है। अब हम बात करें भारत में अपवाह तंत्र की, तो मुख्य रूप से देखेंगे कि अपवाह तंत्र का जो निर्माण होता है वो आमतौर पर भौगोलिक आकृति से ही निर्मित होता है, ठीक है। दो प्रमुख नदियों या दो प्रमुख वर्गों में इसे विभाजित किया जा सकता है। जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, मतलब हिमालय की नदियाँ, और जो प्रायद्वीपीय पठार में है प्रायद्वीपीय नदियाँ। देखिए दोनों की जगह की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, तो यहाँ पे बहने वाली नदियों की स्थिति भी अलग अलग होगी। जैसे हिमालय में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हिमपात होता रहता है, मतलब बहुत अच्छे खासी मात्रा में बर्फ की उपस्थिति होती है, तो वो जैसे ही गर्मी होती है पिघलने लगते हैं और
लगातार जो है यहाँ पे बनी रहती है पानी की स्थिति, मतलब इसमें वर्ष भर पानी रहता है। इसके विपरीत अगर आप प्रायद्वीपीय नदी में जाएँ तो वहाँ कई बार ऐसी स्थिति होती है कि यहाँ पानी जो मिलता है उसका जो मेन सोर्स है वो है बारिश से। तो कई बार बारिश कम हुई या बारिश नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में इसमें जल में कमी और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। हालांकि जल में कमी और ज़्यादा होना ये हिमालय नदियों में भी होता है, लेकिन आमतौर पर इसमें वर्ष भर पानी रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ कभी कभी सूखी भी दिखती हैं। जब वहाँ पे पानी नहीं बरसेगा तो ऐसी स्थिति बन जाती है। एक एक करके एक एक लाइन देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। तो चूँकि ये दोनों दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में हैं तो इनमें दोनों में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। जैसा मैंने आपको बता दिया, हिमालय में आपको 12 नदियाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि इन्हें आमतौर पे हिम पिघलने से लगातार जल प्राप्त होता रहता है। दो प्रमुख नदियों के तंत्र के रूप में बांटा गया है, जिसमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है वो देखने को मिलती हैं। नदियों का चूंकि ऊपर से गिरती हैं तो इनका बहाव जो है वो काफ़ी तेज होता है, तो ये पर्वतों को भी काट देती हैं, जिसमें गार्ज का निर्माण होता है। ठीक है, या यूँ कहें महाखड्ड भी बोलते हैं इसको। जब नदियाँ काफ़ी ऊंचे से गिरती हैं तो वहाँ पे गार्ज का निर्माण करती हैं। और हिमालय की नदियाँ जो है वो जहाँ भी उत्पन्न होती हैं या जहाँ से वो स्टार्ट करती हैं चलना, वहाँ से समुद्र तक जाते समय आप देखेंगे तो एक लंबा रास्ता तय करती हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि इनका बहाव तेज होता है, तो ये बहुत तेज अपर्दन क्रिया भी करती हुई दिखती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया कि जब मान लीजिए नदी का सोर्स है और ऊपर से नीचे आया तो ये सबसे ऊपरी भाग है, यहाँ बहुत तेज रहेगा, मध्य भाग में थोड़ा तेज रहेगा, गोपुर झील लाइक ये जो है यहाँ पे धीरे धीरे होगा और यहाँ पे आके बहुत स्लो हो जाएगा, इतना स्लो हो जाएगा कि ये पंक्षाकार डेल्टा देखने को मिलेगा। ठीक है, कई बार ये नदियाँ अपना मार्ग परिवर्तित भी करती है। ऐसा मान लीजिए कि जब तेज थी तो बाढ़ की स्थिति थी तो ये पूरा कवर करके बह रही थी, बाद में ये छोड़ दी तो ये चापाकार डेल्टा जो हमने आपको बताया था ये वहीं से आता है। तो नदी की अलग अलग अवस्थाएं अलग अलग समय में प्रतीत होती हैं। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं और जो हमने नहीं पढ़ा है वो आगे के चैप्टर्स में पढ़ते रहेंगे, कुछ इस चैप्टर में भी देख लेंगे। तो हम बात कर रहे थे मुख्य रूप से कि ये जब ये नदियाँ तीव्र अपर्दन करती हैं तो अपने साथ साथ जो पहाड़ों से लेके चलती हैं सिल्ट बालू, ये सब क्या करती हैं, ये भी अपने साथ लेके नीचे आती हैं। ठीक है, मध्य और निचले भागों में आमतौर पर देखने को मिलेगा विसर्प, गोखुर और बाढ़ वाले मैदान जैसी आकृतियां देखने को मिलेंगी। और जहां निचला स्थान होगा वहां पे आपको देखने को मिलेगा विकसित डेल्टा का भी निर्माण होता है इनसे, जैसे कि ये वाला क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे देखिए गोखुर बना है, ये है निचला भाग। ठीक है, यहाँ पे विसर्प आपको देखने को मिल रहा है सर्पीले कार। अब इसी के विपरीत देखेंगे तो प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, क्योंकि इनका जो प्रवाह होता है वो वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बात करें तो बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे कि ये नदियाँ जो है कम लंबाई वाली होती हैं और छिछली होती हैं। ठीक है, कुछ तो केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं, और कुछ जो है देखने को मिलेगी कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतम नदियाँ ये पश्चिमी घाट से आपको देखने को मिल जाएंगी और बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती दिखेंगी। मतलब ये पश्चिमी घाट से जल लाके बंगाल की खाड़ी में गिराती है। हिमालयी नदियों की बात करें तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैंने बताया ये नदियाँ लंबी हैं जैसा कि हिमालयी नदियाँ होती हैं, और इनके अनेक महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ भी हैं। ठीक है, और जितनी भी सहायक नदियाँ होती हैं वो जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर एक मुख्य नदी में मिलती हैं तो उसको नदी तंत्र कहा जाता है। या आप यूँ कहें कि नदी एक मेन नदी के जो भी सहायक नदियाँ होती हैं उनका पानी जहाँ तक रहता है उस पूरे क्षेत्र को कहते हैं नदी तंत्र। इसके आधार पर 3 नदी तंत्र आपको देखने को मिलेंगे, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में देख लेते हैं। पहले इसका उद्गम जो देखने को मिलता है वो मानसरोवर झील से मिलता है, इसे राकस ताल भी कहते हैं कई बार। ठीक है, पश्चिम की ओर बहती हुई लद्दाख भारत में जो प्रवेश करती है वो लद्दाख में प्रवेश करती है। देखने को यहाँ पे बहुत अच्छा गार्ज एक देखने को मिलता है, महाखड्ड का निर्माण करती है और बहुत ही सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा इस नदी में मिलती है। अच्छा हाँ, यहाँ आपको मैं बता दूं कि ये जो आपको सहायक नदियाँ हैं इनको याद रखना होगा, क्योंकि सहायक नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछा था, ऐसे पूछ लिया गया नुब्रा जो है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, या कई बार इनका क्रम भी ध्यान रखना होगा कि क्रम भी पूछा जाता है। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी बलूचिस्तान से होकर गिलगित की ओर बहती है और अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल आती है। अब ये सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम से आपस में मिलकर पाकिस्तान में एक जगह है मिठानकोट,
उसके पास सिंधु नदी में मिल जाती है। बाद में दक्षिण की तरफ बह के ये कराची में अरब सागर में मिलती है। कराची मतलब पाकिस्तान की बात करें, ठीक है, कराची में अरब सागर में मिल जाती है। इसका जो है मैदान का ढाल आप देखेंगे तो बहुत धीमा दिखाई पड़ेगा, जब और सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत में है, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम पार्ट जो है इसका पाकिस्तान में देखने को मिलता है, ठीक है। जो इसका भारत में है वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में देखने को मिलता है। बाकी शेष भाग जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिलता है। 2900 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है, जो कि विश्व के प्रमुख नदियों में एक है। एक बड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ है कि सिंधु जल समझौता जो है हुआ था 1960 में। इस पर अक्सर विवाद बना रहता है, तो आप इस पर ध्यान रखिएगा, एक बार आप इसे मौका मिले तो पढ़ते जाइएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दोनों इस बात को लेकर अक्सर बहस करती है, खासकर गर्मियों के समय में जब जल कम होता है तब, ठीक है। दूसरा प्रमुख नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र। भागीरथी के गंगोत्री हिमानी से निकलती है और अलकनंदा उत्तराखंड में देवप्रयाग में मिलती है। कितने प्रयाग हैं उत्तराखंड में? तो कुल मिला के 5 हैं। उनको आप याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। कई बार ऊपर से नीचे के क्रम में पूछा जाता है, तो 5 आप क्रम में भी याद रखें, और कौन सी नदी कहाँ किससे मिलती है ये भी ध्यान रखेंगे। हरिद्वार के पास गंगा जो है वो पर्वतीय भाग छोड़कर अब मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। कुछ हद तक ये देखने को मिल जाता है ऋषिकेश में ही, लेकिन अब पूर्ण रूप से हरिद्वार में देखने को मिलता है। अब हरिद्वार से बहते हुए ये आगे आती है, तो इसमें बहुत सारी सहायक नदियां भी मिलती हैं, जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना की बात करें तो ये भी हिमालय से ही निकलती है और यमुनोत्री नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, ठीक है। गंगा के दाहिने जो है ये बहती रहती है समानांतर, और इलाहाबाद में गंगा मिल जाती है। जिस जगह इस मिलती है उसको कहते हैं प्रयाग, है ना। यहाँ पे हर 12 साल बाद एक कुंभ मेला आयोजित होता है। साथ साथ घाघरा, गंडक, कोसी, नेपाल, ये भी हिमालय की ही नदियां हैं, ठीक है, जो कि जिनके कारण आप देखेंगे कि उत्तरी मैदान में अक्सर कई बार बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है, खासकर गर्मियों के मौसम में, ठीक है। अब ये जब बढ़ जाती हैं तो आसपास के क्षेत्र में काफ़ी पानी हो जाता है और जान माल का काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन साथ साथ एक काम ये करती हैं कि ये मिट्टी जो है वो उपजाऊ पर प्रदान करके जाती हैं, क्योंकि यहाँ जो गाद वाली मिट्टी लाती हैं वो छोड़ के मैदानों में आगे बढ़ जाती हैं, तो उससे कृषि योग्य भूमि में उपज कह सकते हैं उनका उपजाऊपन देखने को मिलता है। प्रायद्वीपीय उच्चभूमि की बात करें तो वहां से जो प्रमुख नदियां देखने को मिलती हैं, चंबल, बेतवा और सोन, ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से आती हैं। अर्धशुष्क क्षेत्र मतलब जहाँ थोड़ा शुष्कता हो, ठीक है, और ना पूरी शुष्कता हो, ना ही जो है बहुत ज़्यादा, आप ये कह सकते हैं ना बहुत ड्राई हो ना बहुत वेट हो, ठीक है। तो इनकी लंबाई आमतौर पे कम देखने को मिलेगी और पानी की मात्रा भी इनमें कम ही देखने को मिलती है, ठीक है। अब बाएं से दाहिने किनारे पर सहायक नदियों से मतलब बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल से फरक्का तक बहती है। उसके बाद आगे बढ़ती है तो गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो आमतौर पे यही देखने को मिलता है, फरक्का। और फरक्का के बाद ये 2 भागों में बढ़ जाती है, एक भागीरथी और दूसरा हुगली, ठीक है। आमतौर पर आप ये कह सकते हैं कि ये वितरित हो जाती है, ये दक्षिण की तरफ बहती है और फिर आगे बंगाल की खाड़ी में डेल्टा होते हुए मिल जाती है। अच्छा, मिलने से पहले ये क्या करती है कि ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी इससे आके मिलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद ये मेघना के नाम से जानी जाती है, और मेघना जो है वो लेके जाती है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का जल और गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। जहाँ ये गिराती है वहाँ एक डेल्टा देखने को मिलता है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, और ख़ास बात यह है कि सुंदरबन डेल्टा का नाम लिया गया है सुंदरी पादप से, जो कि वहाँ पाया जाता है, सुंदरी पेड़ से, ठीक है। साथ साथ दूसरी बात ये भी है कि ये विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है, जो कि इसकी विशेष अवस्थिति को दर्शाता है। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम बात करें गंगा और सिंधु नदी तंत्र को अलग होने का काम तो ये अम्बाला करता है, जो कि पंजाब में स्थित है। अम्बाला से सुंदरबन के बीच 1800 किलोमीटर जो है वो गंगा नदी का बहाव है, जबकि ढाल की बात करें तो लगभग 300 मीटर है, ठीक है। तो जब ढाल स्लो होगा तो आप ये कह सकते हैं कि इनमें बहुत सारे बड़े बड़े विसर्ग देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आपको इस फिगर में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप बात करें, ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे विसर्ग मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ढाल थोड़ी कम है, तो यहाँ पे सर्प आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं।
ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करें तो तिब्बत के मानसरोवर झील से, ठीक है, तथा सतलुज सिंधु और सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से मिलती है। कुछ जगह इसे राकस ताल भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी लंबाई जो है वो सिंधु से थोड़ी बहुत अधिक है और अधिकतम मार्ग देखें तो ये भारत के बाहर का है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र एकमात्र नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कही जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हालांकि सिंधु भी अंतर्राष्ट्रीय नदी है, लेकिन ब्रह्मपुत्र को अंतर्राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। मेरे ख्याल से ये गंगा से भी बड़ी नदी है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है और नामचा बरवा एक जगह है जहाँ पे मैंने अभी आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि दिहांग नाम की जगह पे, जो अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ से ये इंडिया में प्रवेश करती है और वहाँ एक गार्ज बनाती है, ठीक है। नामचा बरवा जो शिखर है उसकी ऊंचाई जो है वो 7,757 मीटर है। वहाँ से एक महाखड्ड बनाते हुए ये भारत में आती है और उसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग के नाम से जब ये एंटर करती है तो इसमें कई छोटी छोटी नदियाँ जैसे दिबांग, लोहित, कैनुला और इसकी और सहायक नदियाँ जो भी हैं वो इसे असम में मिलती हैं और असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बंगाल में जमुना कहा जाता है। तिब्बत की बात करें तो वो एक शीत एरिया है और ड्राई एरिया है, तो इस जगह जो है नदी के जल की मात्रा भी कम होगी और सिल्ट की मात्रा भी बहुत कम होती है। भारत में जब बात आती है तो ये उच्च वर्षा के क्षेत्र से होकर गुजरती है, इसलिए यहाँ जल भी बढ़ जाता है और साथ साथ सिल्ट की मात्रा भी बढ़ जाती है, ठीक है। असम में अनेक अनेक धाराओं में बहती है, जैसे बहुत सारे नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। एक बहुत बड़ा नदीय द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, अभी हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, माजुली है ना, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। करीब आई थिंक 36 किलोमीटर ना, 36 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है इसका। मुझे क्षेत्रफल करेक्ट नहीं याद है, लेकिन मेरे ख्याल से 36 किलोमीटर स्क्वायर का है। प्रत्येक वर्ष जो है ये वर्षा ऋतु में अपने किनारे से ऊपर बहने लगती है और असम में आमतौर पर आप देखेंगे, असम और बांग्लादेश में बहुत बाढ़ आती है, जो बेसिकली इसी नदी के कारण आती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी में आपको देखेंगे सिल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और इसी के कारण जो है नदी अपनी सतह को बढ़ा लेती है। और ये खास बात ये भी है कि ये धारा परिवर्तन के लिए जानी जाती है, लाइक इनके मार्ग में अक्सर परिवर्तन देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ जैसे क्या है कि ये मुख्य जल विभाजक का निर्माण, प्रायद्वीपीय नदियों की बात करते हैं तो भारत में जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो उनका निर्माण जो है विभाजक द्वारा होता है और आमतौर पे पश्चिमी घाट से निकलती है, ठीक है। पश्चिमी घाट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की। तो प्रायद्वीपीय नदियां भारत के मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट से होता है, जो कि पश्चिमी तट के निकट से उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है, ठीक है। अब इसमें देखने को मिलेगा आपको प्रायद्वीपीय भाग की प्रमुख नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। आप इनको देखेंगे तो इनका बहाव जो है जब स्लो हो जाता है तो ये मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं और पश्चिम घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली बहुत कम नदियाँ हैं, लेकिन छोटी छोटी धाराओं के रूप में बहती हैं। दो प्रमुख नदियाँ देखने को मिलती हैं, नर्मदा और तापी, जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वार नदमुख का भी निर्माण करती हैं, ठीक है। इनकी अपवाह द्रोणी आकार में छोटी देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने बताया था आपको। नर्मदा द्रोणी की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकल रही है और उसके साथ साथ पश्चिम की ओर एक घंस घाटी का निर्माण करती है। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे सुंदर रमणीय स्थलों का निर्माण करती है, बहुत सारे दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है और जबलपुर के पास एक गहरे गाज से बहती है और नदी जब तीव्र ढाल से वहाँ गिरती है तो वहाँ धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा, धुआंधार जलप्रपात कहाँ है। इसकी बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियाँ भी हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होती हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें से अधिकतर जो है वो समकोण पे मिलती हैं, जैसे नर्मदा द्रोणी की बात करें तो मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में देखने को मिलता है। तापी जो दूसरा क्रम है वो तापी द्रोणी क्या है, ये बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में देखने को मिलती है। ये भी नर्मदा के समानांतर एक घंस घाटी में बहती है। लंबाई इसकी बहुत छोटी है,
मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। ठीक है, अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच एक तटीय मैदान के रूप में देखने को मिलती है, बहुत संकीर्ण तरीके से, और तटीय नदियों की लंबाई जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है यहाँ पे। पश्चिम की ओर से बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भरतपुझा, पेरियार, ये भी देखने को मिलती हैं। और अब आपको एक काम करना है कि उन राज्यों का नाम बताना है जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। साबरमती कहाँ बहती है? गुजरात में। माही कहाँ बहती है? भरतपुझा कहाँ बहती है? पेरियार कहाँ बहती है? पेरियार आपको केरल में देखने को मिलेगी। भरतपुझा आई थिंक कर्नाटक में देखने को मिलेगी। माही तो गुजरात में ही देखने को मिल जाएगी। आप एक बार इसकी अवस्थिति जो है वो मैप में देख लीजिएगा। अभी हालांकि मैं मैप डिस्कस करूंगा। फिर बात होती है गोदावरी द्रोणी की। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र इसी नदी का है और महाराष्ट्र में मैक्सिमम पार्ट है इसका, जिसमें 50% से ज़्यादा पार्ट जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। फिर मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारी सहायक नदियां हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, जैसे प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, माजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। ठीक है, जिसमें माजरा, पेनगंगा, वेनगंगा ये जो है ये नदियां बड़ी हैं। आकार में बड़ा और विस्तार होने के कारण इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, महानदी द्रोणी की बात करें तो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है और उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। 860 किलोमीटर इसकी लंबाई है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में देखने को मिलती है ये। कृष्णा द्रोणी की बात करें तो पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के आसपास से देखने को मिलती है। ये लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में जाती है। तुंगभद्रा, कोयना घाट, प्रभा, मूसी, भीमा इसकी सहायक नदियां हैं और इसके जो प्रवाह की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ऐसे ही कावेरी द्रोणी की बात करें तो ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है, जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है। तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से जाके मिलती है। 760 किलोमीटर लंबी है। अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। द्रोणी के रूप में अगर देखा जाए कि इसका प्रवाह कहाँ कहाँ होता है तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में देखने को मिलता है। दूसरा बड़ा जलप्रपात जो कि शिव समुद्रम है, ये जो है कावेरी नदी पर ही है। इस जलप्रपात से जो उत्पादित विद्युत है मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को भी प्रदान किया जाता है। आपको बहुत अच्छे से याद होगा KGF, है ना, कोलार गोल्डफील्ड। ये एक मूवी है KGF, इसके 2 पार्ट आ चुके हैं, तो ये वही है, वही क्षेत्र है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां भी हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं, जैसे दामोदर, ब्रह्माणी, बैतरणी और सुवर्णरेखा। एक बार इसे एटलस पे देख लेना चाहिए। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि हम शुरुआत से बात करते आ रहे हैं कि लगभग 71% पृथ्वी पर जल है, लेकिन केवल 3% जल जो है वो स्वच्छ रूप में है। ठीक है, 3/4 जल जो है वो, जो 3% अवेलेबल है उसका 3/4 जो है वो आपको देखने को मिलेगा हिमानी के रूप में। 97% जल जो है वो पीने योग्य नहीं है, या यूँ कहें कि लवणीय जल है, या यूँ कहें नमक युक्त जल है, जो कि आप पी नहीं सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं झीलों की। तो झीलों के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, जैसे झील आप बात कर लें कश्मीर की, ठीक है, आप बात कर लें उड़ीसा की, तो ऐसी जगहों पे आप बहुत सारी झील, आप बात कर लें राजस्थान की, तो वहाँ भी बहुत झील देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप जब झील की कल्पना करते हैं तो आपको आमतौर पर टहलने घूमने वाला दिमाग आता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसी को झील कहा जाता है। अब इस झील में जो है आपको एक बहुत फेमस नाम मिल सकता है, वुलर, है ना। वैसे हरिके जो है वो पंजाब में है, वेम्बनाड, ठीक है, केरल में। ऐसे ही बहुत सारी हैं। बड़े आकार की झीलें होती हैं उनको समुद्र कहा जाता है, कैस्पियन, मृत और अरल सागर। ये भी आप सागर के रूप में भले ही देख रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली क्या है, ये झीलें ही हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में बहुत सारी झीलें हैं और ख़ास बात यह है कि एक दूसरे से आकार में भी भिन्न है, उनके लक्षण भी भिन्न हैं। आमतौर पे अगर देखें तो झीलें स्थायी होती हैं, क्योंकि आमतौर पे देखें तो अधिकतर झीलें जो हैं वो स्थायी देखने को मिलती हैं और केवल वर्षा ऋतु का पानी ही देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ झीलें ऐसी भी होती हैं जिनका निर्माण जो है हिमानियों और बर्फ़ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। मतलब उसमें पानी रहेगा और कई बार ऐसा होगा कि वो बर्फ़ में बदल जाता है। कुछ झीलों का निर्माण जो है वो वायु और नदियों और मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा हुआ है। जैसे मानवीय क्रियाकलाप का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपने जो है डैम बनाया, तो डैम के पीछे जो क्षेत्र झील का आकार ले रखा है, ठीक है,
उसको आप कहते हैं कि वो है क्या, मानवीय प्रकृति से। नदियों से भी कुछ झील बन जाती है ना वो। और उसके अलावा वायु, जैसे खासकर रेगिस्तान क्षेत्र में होता है, वहाँ पे वायु के से जो काफ़ी रेत उड़ जाती है तो वहाँ जो है सतह पर पानी आ जाता है, तो उसको भी आप झील के रूप में देख सकते हैं। एक विसर्ग नदी बाढ़ के काट कर गोखुर झील का निर्माण करती है, जैसा कि मैंने बताया आपको। स्पिट तथा बाढ़ रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती है, जैसे चिल्का, पुलिकट, कोलीरू। ठीक है। और अगर अंतर्देशीय भागों वाली झीलों की बात करें तो ये कभी कभी आपको मौसमी देखने को मिलेंगी। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर एक लवणीय झील है, इसका उपयोग जो है वो नमक बनाने के लिए भी किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें आपको हिमालय क्षेत्र में मिलेंगी, क्योंकि मुख्य रूप से वो हिमानी के पानी से ही बनती हैं। ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब हिमानी से हिम पिघलेगा तब ये भरेंगी और तभी ये बनेंगी। ठीक। इसके विपरीत अगर हम बात करें वूलर झील की, तो भूगर्भीय क्रियाओं से बनी हुई है। भारत की सबसे बड़ी झील है जो मीठे पानी की झील है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी कह सकते हैं। डल झील, ये भी आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। भीमताल, नैनीताल, लोकटक और बड़ा पानी, ये भी कुछ प्रमुख मीठे पानी की झीलें हैं, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था कि जल विद्युत उत्पादन के लिए कई बार नदियों पर बांध बनाए जाते हैं, तो उनसे भी झील बनती है। एक बड़ा नाम है गुरु गोविंद सागर, जिसका जो है भाखड़ा नंगल परियोजना पे। ठीक है। झीलें अनेक प्रकार से मानव के लिए लाभदायी होती हैं। सबसे बड़ी बात की ये बहाव को सुचारू रूप में बनाने में सहायक होती हैं। दूसरी बात यह है कि वर्षा के समय अगर बाढ़ आ गई तो ये उसे रोक सकती हैं, उनका प्रवाह नियंत्रित करती हैं, और सूखे मौसम में ये पानी के प्रवाह को भी संतुलित करती हैं। तीसरी बात यह है कि इनका उपयोग जो है वो जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। जलीय पारतंत्र को सुरक्षित रखती हैं, और ख़ास बात यह है कि ये प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ाती हैं, जिनसे हमें मनोरंजन मिलता है, और मनोरंजन एक महत्वपूर्ण चीज़ है मानव जीवन के लिए। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या प्रमुख महत्व है। वैसे तो जल बहुत मूल प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए नदियों का महत्व है। लेकिन हम बात करें कि मानवीय क्रियाकलापों के लिए, किसी भी प्रकार की मानवीय क्रियाकलाप के लिए आपको नदियों के जल की ज़रूरत पड़ती है। भारत में नदियों को पूजा भी जाता है, और आपने देखा भी होगा कि हम जब बात कर रहे थे पुराने 6th-7th ईयर में भी हमने पढ़ा है कि जब नदियों के तट पे अगर हम नदियों का नगरों का बसाव देखें तो आमतौर पर नदियों के तट पे ही देखने को मिलता है, क्योंकि मानव जीवन की प्रमुख आवश्यकता में है जल, और जल जो है वो नदियों से ही प्राप्त होता था। हालांकि अब तो बहुत सारे सर्विसेज हो गई जिनके थ्रू जल मिल जाता है, लेकिन पहले नदियों से ही, नदियाँ एक प्राकृतिक सोर्स थी, आज भी नदियाँ ही प्राकृतिक सोर्स हैं। ठीक है। जो शुरुआत में प्राचीन काल में नदियों के तट पर गाँव के रूप में बसे थे, अब वो बड़े शहरों में बदल चुके हैं, और ऐसे बहुत सारे शहर आपको देखने को मिलेंगे जो नदियों के किनारे स्थित हैं। जैसे मैं बात करूं इलाहाबाद की, जिसे आप प्रयागराज भी कह सकते हैं, है ना। अब प्रयागराज जिसका नाम हो गया। वाराणसी की, ठीक है, अयोध्या की, तो आमतौर पे देखेंगे कि ये नदियों के किनारे ही बसे शहर हैं। ठीक है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है, ये आप बताइएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार यूपीएससी में, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया है। किंतु भारत जैसे देशों के लिए जहाँ अधिकांश जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है, वहाँ भी नदियों सिंचाई होती है, नौ संचालन होती है, और जल विद्युत परियोजना के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में ध्यान रखने के लिए हम इसी चीज़ को हम ध्यान रखने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाते हैं, जिसमें से एक प्रमुख कार्यक्रम है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। ठीक है। और इसके लिए एक प्रोग्राम चल रहा है नमामि गंगे परियोजना। आप एक बार उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, कि वहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नदी प्रदूषण की। तो जैसा कि हमें पता है कि नदी के जल की घरेलू मांग भी है, औद्योगिक मांग भी है, और कृषि में भी इसकी बहुत मांग है। तो नदियों का जल जो है वो, इसकी गुणवत्ता धीरे धीरे प्रभावित हो रही है, क्योंकि क्या है कि जल की निकासी अधिक हो रही है, और इसके फलस्वरूप इसका आयतन जो है, जहाँ ये उपलब्ध है उनका आयतन जो है वो घटता जा रहा है। दूसरी ओर अगर हम बात करें कि हम जो उद्योग धंधों में इसका इस्तेमाल करते हैं, और अपरिष्कृत कचरे जो है वो भी हम नदी में ही डाल देते हैं, तो जल की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, साथ साथ उसके स्वच्छ रहने की क्षमता को वो भी प्रभावित करते हैं। ठीक है। एक उदाहरण के लिए बताया गया है कि समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहर की गंदगी को तन करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता।
अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जो कि हमें एक चिंता का विषय है। और बढ़ते प्रदूषण के कारण क्या है कि हम इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य भी कर रहे हैं, अनेक योजनाएं लागू हैं। मैंने अभी आपसे एक योजना की चर्चा की, नमामि गंगे, उसके बारे में आप पढ़िएगा। तो क्या आपने कभी ऐसे कार्य योजना के बारे में सुना है? इसकी कोई बात ही नहीं है। बिना स्वच्छ जल मानव जीवन संभव है नहीं, तो इस पर आप थोड़ा सोच सकते हैं। कई बार ऐसे विषयों पर जो है आपसे टिप्पणी पूछ ली जाती है, तो इसको आप अपने हिसाब से तैयार भी कर सकते हैं। तो ये रहा पूरे चैप्टर का क्विज। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा। आप एक बार पढ़िएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप जो भी क्वेरीज हैं आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अभी के लिए यहीं तक, मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ।